नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट राम प्रसाद जी की है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब यह कहानी राम प्रसाद जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राम प्रसाद है। उम्र करीब 40 के आसपास होगी। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं और मैं उड़ीसा के उसी हिस्से से ताल्लुक रखता हूं जहां जमीन तो उपजाऊ है, लेकिन किसानों की किस्मत हमेशा बंजर ही रहती है। आज जब मैं अपनी जिंदगी के पन्ने पलटकर देखता हूं तो एक तारीख पर मेरी आंखें ठहर जाती हैं। एक ऐसा दिन जिसने मेरी रूह पर ऐसा घाव दिया जो शायद अगली 7 पीढ़ियों तक भी नहीं भरेगा। यह कहानी किसी कल्पना की उड़ान नहीं, बल्कि मेरे और मेरे दोस्त कृष्णा के साथ घटी वो हकीकत है जिसने हमें यकीन दिला दिया कि इस दुनिया में सिर्फ इंसान और जानवर ही नहीं बसते, कुछ और भी है। कुछ ऐसा जो भूखा है और अंधेरे में अपने शिकार का इंतजार करता है। आज से कुछ साल पहले तक मैं भी अपने बाप दादा की तरह किसानी ही करता था। मेरे पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर मैं और मेरा परिवार अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत करते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। कभी बेमौसम बरसात तो कभी सूखा। हमारी फसलें बर्बाद होती रहीं और मैं कर्ज के बोझ तले दबता चला गया। घर में जवान होती बेटी और बूढ़े होते माँ बाप की जिम्मेदारियों ने मेरी रातों की नींद छीन ली थी। मुझे समझ आ गया था कि इस मिट्टी से मैं अपने परिवार का पेट तो भर सकता हूं, लेकिन उनके सपनों और अपनी जिम्मेदारियों का कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगा। हमारे गांव के पास से एक बड़ा हाईवे गुजरता था जो उड़ीसा को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता था। मैं अक्सर खेतों में काम करते हुए उन बड़े बड़े ट्रकों को धूल उड़ाते हुए निकलते देखता था। मैं उनके ड्राइवरों को चाय की टपरी पर रुकते बातें करते देखता था। उनकी बातों में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता था। एक ऐसी दुनिया की बातें होती थीं जो मेरे लिए अनजानी थी। वे बड़े बड़े शहरों, अलग अलग लोगों और हजारों किलोमीटर लंबे सफर की कहानियां सुनाते थे। उनकी जेबें भले ही हमेशा भरी ना रहती हों, लेकिन उनकी जिंदगी में एक रफ्तार थी, एक उम्मीद थी जो मेरी किसानी में दम तोड़ चुकी थी। बस उसी दिन मेरे मन में एक ख्याल ने जड़ पकड़ ली। मैंने फैसला कर लिया कि मैं भी अब हल नहीं, स्टीयरिंग थामूंगा। इस कर्ज के दलदल से बाहर निकलने का अब यही एक रास्ता बचा था। यह फैसला लेना जितना आसान था, उस पर अमल करना उतना ही मुश्किल। मैंने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रख दिए, कुछ जमीन का हिस्सा बेचा और गांव के साहूकार से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेकर किसी तरह डाउन पेमेंट का जुगाड़ किया। कई महीनों की भाग दौड़ के बाद भगवान का नाम लेकर मैंने किश्तों पर एक सेकंड हैंड ट्रक खरीद लिया। वो ट्रक भले ही पुराना था, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं था, वो मेरी उम्मीदों का बोझ उठाने वाला मेरा साथी था। मेरे परिवार के बेहतर भविष्य की चाबी था। मुझे ड्राइविंग सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। बचपन से ही बड़ी गाड़ियों का शौक था और गांव के ही एक पुराने ड्राइवर ने मुझे कुछ ही हफ्तों में इस फौलादी जिस्म वाली मशीन को काबू करना सिखा दिया था। शुरू में छोटे मोटे चक्कर मिले, कभी सब्जी मंडी तक तो कभी पास के शहर तक सामान पहुंचाना। आमदनी ठीक ठाक हो जाती थी, लेकिन बैंक की किश्तें और घर का खर्च निकालने के बाद हाथ में ज्यादा कुछ नहीं बचता था। मैं किसी बड़े काम की तलाश में था, एक ऐसा लंबा चक्कर जो एक बार में ही मेरी सारी आर्थिक परेशानियों को कुछ हद तक कम कर दे। लगभग साल भर की मेहनत के बाद एक दिन मेरी यह मुराद भी पूरी हो गई। मेरे एक दूर के रिश्तेदार ने मुझे एक ऐसे ठेकेदार का नंबर दिया जो उड़ीसा के घने जंगलों से कीमती लकड़ियों की कटाई करवाकर उन्हें देश के दूसरे कोनों तक पहुंचाने का काम करता था। वो ठेकेदार काफी बड़ा और नामी था। मैंने हिम्मत करके उसे फोन मिलाया और काम के लिए पूछा। कुछ देर की बातचीत के बाद वह मुझे काम देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसने कहा, देखो राम प्रसाद, मेरा काम लंबा और थका देने वाला होता है। मेरा माल उड़ीसा से असम, बंगाल और कभी कभी तो दिल्ली तक भी जाता है। यह सफर अकेले आदमी के बस का नहीं है। तुम्हें अपने साथ एक भरोसेमंद खलासी रखना होगा जो तुम्हारी मदद भी करे और तुम्हारी गैर मौजूदगी में गाड़ी और माल की देखभाल भी कर सके। अगर कोई भरोसे का लड़का हो तो बताओ, वरना मैं किसी और को देख लूंगा। उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग में तुरंत एक ही नाम आया, कृष्णा। कृष्णा मेरे बचपन का दोस्त था। हम एक ही गांव में पले बढ़े थे, एक ही स्कूल में पढ़े थे। वह भी मेरी ही तरह घर की जिम्मेदारियों से परेशान था
और किसी काम की तलाश में था। वह अक्सर मुझसे कहता था कि अगर कोई काम हो तो उसे जरूर बताऊं। मुझे लगा कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मेरा भी काम हो जाएगा और मेरे दोस्त को भी रोजगार मिल जाएगा। एक भरोसेमंद साथी के साथ लंबा सफर आसानी से कट जाएगा। मैंने तुरंत कृष्णा के घर जाकर उसे सारी बात बताई। मेरे साथ खलासी बनकर चलने की बात सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। उसके लिए यह एक बड़ा मौका था। वह एक ही पल में मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। उसकी मां ने हमारे सफर के लिए दुआएं दी और रास्ते में खाने के लिए कुछ रोटियां और अचार भी बांट दिया। मैंने ठेकेदार को फोन करके बता दिया कि खलासी का इंतजाम हो गया है और हम काम के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगले ही दिन ठेकेदार ने मुझे फोन करके जंगल के पास एक सरकारी गोदाम पर बुलाया। उसने बताया कि मेरा पहला ही चक्कर काफी लंबा है। मुझे उड़ीसा के जंगलों से काटी गई साल की लकड़ियों का एक भरा हुआ ट्रक असम के एक अंदरूनी इलाके में पहुंचाना था। असम का नाम सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। यह वाकई एक बहुत लंबा और कठिन रास्ता था, लेकिन ठेकेदार ने बताया कि यह मेरा पहला लंबा चक्कर है, इसलिए पैसे भी अच्छे मिलेंगे। पैसों का लालच और काम की जरूरत, इन दोनों ने मिलकर मेरे अंदर की सारी झिझक खत्म कर दी। उस दिन शाम तक मजदूरों ने मेरे ट्रक में लकड़ियों के भारी भारी लट्ठे भरना शुरू कर दिया। लकड़ियां इतनी ज्यादा थीं कि ट्रक अपनी पूरी क्षमता तक भर गया। जब तक गाड़ी लोड हो रही थी, कृष्णा भी अपना सारा सामान लेकर वहां पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और उत्साह था। वह पहली बार इतने लंबे सफर पर जा रहा था। गाड़ी पूरी तरह लोड होने के बाद हमने लकड़ियों को मोटी रस्सियों और तिरपाल से अच्छी तरह कसकर बांध दिया ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। शाम ढलने से ठीक पहले, जब सूरज की आखिरी किरणें आसमान में केसरिया रंग घोल रही थीं, हमने अपनी यात्रा शुरू की। मैंने स्टीयरिंग संभाला और कृष्णा मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गया। हमने ठेकेदार से रास्ते के खर्च के लिए कुछ पैसे एडवांस ले लिए थे। हमें अच्छी तरह पता था कि यह सफर कम से कम 4 से 5 दिन का होने वाला है, इसलिए हमने उड़ीसा से निकलने से पहले ही हाईवे पर एक दुकान पर रुककर कुछ जरूरी सामान खरीद लिया। पानी की कई बोतलें, बिस्कुट के पैकेट, कुछ सूखे मेवे और एक बड़ी वाली टॉर्च। उड़ीसा से निकलकर पश्चिम बंगाल की सीमा पार करने तक हमारा सफर बिल्कुल सामान्य रहा। हम दोनों रास्ते में पुरानी यादें ताजा करते, आने वाले भविष्य के सुनहरे सपने बुनते और टेप रिकॉर्डर पर बजते पुराने हिंदी गानों का मजा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। कृष्णा अपनी मीठी आवाज में गाने भी गुनगुना रहा था। माहौल में एक सुकून था, एक उम्मीद थी। लेकिन शायद उस वक्त हम दोनों इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि हाईवे पर दौड़ता हमारा यह ट्रक सिर्फ लकड़ियां ही नहीं, बल्कि हमारी तकदीर को भी एक ऐसे मोड़ पर ले जा रहा था जहां से आगे का रास्ता सिर्फ सड़क का नहीं, बल्कि डर, दहशत और मौत का होने वाला था। हमें क्या पता था कि जिस भविष्य के सपने हम देख रहे थे, उस भविष्य में अंधेरे और खौफ के सिवा कुछ नहीं लिखा था। आज इस घटना के इतने सालों बाद भी जब मैं उस सफर को याद करता हूं तो मेरी आत्मा कांप उठती है। मेरी आंखों के सामने वही भयानक मंजर घूमने लगता है और मेरे कानों में वही डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि अगर उस दिन कृष्णा ने मेरी बात मान ली होती या मैंने अपने मन के डर पर यकीन कर लिया होता तो शायद हमारी जिंदगियां आज कुछ और होती। लेकिन शायद किस्मत ने हमारे लिए वो खौफनाक रात पहले से ही चुन रखी थी। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमाएं पार करते हुए हमें लगभग 2 दिन लग चुके थे। अब हम असम की सरहद में दाखिल हो रहे थे। जैसे ही हमारे ट्रक ने असम की जमीन पर अपने टायर रखे, आसपास का नजारा पूरी तरह से बदलने लगा। अब तक जो सड़कें चौड़ी और सपाट थीं, वे अब संकरी और घुमावदार होने लगी थीं। सड़क के दोनों तरफ घने जंगल और चाय के बागानों की एक अंतहीन हरियाली फैली हुई थी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जिसे सिर्फ हमारे ट्रक के इंजन की भारी भरकम आवाज ही तोड़ रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में देश के ना जाने कितने ही हाईवे नापे थे, लेकिन इस रास्ते पर आकर मेरे मन में एक अनजानी सी बेचैनी होने लगी थी। यहाँ का माहौल कुछ अलग था। जंगल इतने घने थे कि दिन के उजाले में भी सड़क के कई हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी और एक अजीब सा अंधेरा छाया रहता था। हवा में नमी और एक अजीब सी जंगली गंध घुली हुई थी। कृष्णा, जो पहली बार इतने लंबे सफर पर निकला था, इन नजारों को देखकर बहुत उत्साहित था। वह अपनी सीट पर कभी इधर तो कभी उधर हो रहा था और खिड़की से बाहर झांकते हुए चाय के बागानों और दूर दिखती पहाड़ियों की तस्वीरें अपने पुराने से मोबाइल में खींचने की कोशिश कर रहा था। उसकी मासूमियत और उत्साह को देखकर मेरे मन में उठ रही बेचैनी थोड़ी देर के लिए दब जाती, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हो रही थी।
मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है, जैसे ये जंगल, ये पेड़, ये खामोशी सब हमें घूर रहे हैं। मैंने इस ख्याल को अपने मन से झटक दिया और अपना पूरा ध्यान ड्राइविंग पर लगा दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सिर्फ मेरी बेचैनी नहीं, बल्कि आने वाले उस भयानक तूफान की पहली आहट थी जो हमारी जिंदगियों को तबाह करने वाला था। सफर अभी बहुत लंबा था और रात गहराने वाली थी। जैसा मैंने बताया, असम की सीमा में घुसते ही सब कुछ बदल गया था। मैदानी इलाकों की चौड़ी और सीधी सड़कें अब पीछे छूट चुकी थीं। हमारा ट्रक अब पहाड़ी सांप की तरह बल खाती एक संकरी सड़क पर धीरे धीरे रेंग रहा था। सड़क के दोनों तरफ इतने ऊंचे और घने पेड़ थे कि उनकी शाखाएं आपस में मिलकर हमारे ऊपर एक हरी छत बना रही थीं। दिन का तीसरा पहर था, लेकिन उस घनी हरियाली की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे शाम हो गई हो। सूरज की रोशनी पत्तों से छनकर सड़क पर अजीब सी आकृतियां बना रही थी, जो पल पल बदलती थीं और आंखों को धोखा देती थीं। कभी लगता जैसे कोई सड़क पर खड़ा है, तो कभी लगता जैसे कोई जानवर झाड़ियों से हमें घूर रहा है। कृष्णा, जो अब तक बाहर के नजारों को देखकर चहक रहा था, अब थोड़ा शांत हो गया था। शायद इस घने जंगल की खामोशी और अंधेरे ने उसके उत्साह को भी निगल लिया था। वह अब चुपचाप बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर अब वो पहले वाली रौनक नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी चिंता की लकीर उभर आई थी। कैसा अजीब जंगल है यह, राम भैया, उसने कुछ देर बाद खामोशी को तोड़ते हुए कहा। लगता ही नहीं कि यहाँ आसपास कोई इंसान भी रहता होगा। एक भी गांव, एक भी झोपड़ी नहीं दिखी अब तक। मैंने उसकी बात का जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक एक अजीब सी आवाज के साथ हमारे ट्रक का अगला हिस्सा बाईं ओर खिंच गया। स्टीयरिंग मेरे हाथों में कांप गया और मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे सीधा रखने की कोशिश की। ट्रक एक झटके के साथ रुका और उसका इंजन घरघराकर बंद हो गया। यह क्या हुआ? कृष्णा ने घबरा कर पूछा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। एक ड्राइवर के लिए बीच रास्ते में, खासकर ऐसी सुनसान जगह पर, गाड़ी का खराब होना किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। मैंने कुछ पल रुककर गहरी सांस ली और फिर दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। कृष्णा भी मेरे पीछे पीछे उतर आया। मैंने ट्रक के अगले पहिए के पास जाकर देखा और जो डर था वही हुआ। बाईं तरफ का अगला टायर पूरी तरह से बैठ चुका था। उसमें से हवा निकलने की धीमी आवाज अब भी आ रही थी। पंचर हो गया, मैंने मायूसी से कहा। कृष्णा का चेहरा उतर गया। अब क्या करेंगे भैया, यहां तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। उसकी बात सही थी। हम जंगल के बीचों बीच एक ऐसी जगह पर फंसे थे जहां मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। ट्रक का टायर बदलना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए ताकत और सही औजार दोनों की जरूरत थी। हमारे पास औजार तो थे, लेकिन इस भारी भरकम पहिए को अकेले बदलना बहुत मुश्किल था। फिर भी हमने कोशिश करने का फैसला किया। हमने जैक लगाकर ट्रक को उठाने की कोशिश की, लेकिन पुरानी और कच्ची सड़क होने की वजह से जैक बार बार फिसल रहा था। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद हम पसीने में तरबतर हो गए, लेकिन टायर टस से मस नहीं हुआ। थक हारकर हम दोनों ट्रक के पास जमीन पर बैठ गए। सूरज अब धीरे धीरे पश्चिमी पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था और जंगल में अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। झींगुरों की आवाज अब तेज होने लगी थी और माहौल में एक अजीब सी सिहरन घुल गई थी। हमें मदद मांगनी ही पड़ेगी, मैंने आखिर में कहा। यहां बैठकर इंतजार करने से कोई फायदा नहीं। मैं आगे की तरफ पैदल जाता हूं, शायद कोई छोटा मोटा गांव या कस्बा मिल जाए। तुम यहीं रुको और गाड़ी का ध्यान रखो। कृष्णा ने तुरंत मना कर दिया। नहीं भैया, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। इस भयानक जंगल में अकेले रुकने में मुझे डर लगेगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा। गाड़ी को कौन ले जाएगा यहां से? मैं उसकी हालत समझ सकता था। मैं भी उसे अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहता था। हमने फैसला किया कि हम दोनों साथ में आगे की तरफ जाएंगे। हमने ट्रक को अच्छी तरह लॉक किया और भगवान का नाम लेकर उस सुनसान सड़क पर पैदल चल पड़े। हम चुपचाप चल रहे थे। हमारे जूतों की आवाज उस खामोशी में बहुत तेज लग रही थी। जंगल अब और भी डरावना लगने लगा था। पेड़ों के पीछे से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। हर आहट पर हम दोनों चौंक कर एक दूसरे को देखते और फिर तेजी से चलने लगते। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अनजान दुनिया में आ गए हैं, जहां हर कदम पर कोई खतरा हमारा इंतजार कर रहा है। लगभग 2-3 किलोमीटर चलने के बाद हमें दूर एक मोड़ पर रोशनी की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। वो एक पीले बल्ब की रोशनी थी, जो उस घने अंधेरे में किसी उम्मीद की किरण जैसी लग रही थी। हमारी जान में जान आई। हमने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, हमने देखा कि वो एक छोटी सी टिन की छत वाली दुकान थी। दुकान के ऊपर एक पुराना
हाथ से लिखा हुआ बोर्ड लगा था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था टायर रिपेयर। दुकान एक बेहद वीरान जगह पर थी। उसके आसपास दूर दूर तक कोई और झोपड़ी या घर नहीं था। दुकान के बाहर कुछ पुराने घिसे हुए टायर पड़े थे और एक कोने में हवा भरने वाली मशीन रखी थी। दुकान के अंदर एक दुबला पतला आदमी बैठा था जिसकी पीठ हमारी तरफ थी। हम दोनों दुकान के सामने जाकर रुक गए। नमस्ते भाई साहब, मैंने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। उस आदमी ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और हमारी तरफ देखा। देखकर मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसका शरीर मेहनत की वजह से सूख कर कांटा हो गया था। उसके चेहरे पर तेल और ग्रीस के काले धब्बे थे, लेकिन सबसे अजीब थीं उसकी आंखें। उसकी एक आंख तो सामान्य थी, लेकिन दूसरी आंख पूरी तरह सफेद थी, जैसे किसी ने कांच की गोली लगा दी हो। उसकी वो सफेद आंख किसी एक जगह पर टिकी नहीं थी, बल्कि लगातार घूम रही थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो कुछ देख नहीं रही हो। जबकि उसकी दूसरी सामान्य आंख हमें बड़े ध्यान से घूर रही थी। क्या हुआ? उसने एक रूखी और सपाट आवाज में पूछा। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। हमारा ट्रक पीछे पंचर हो गया है, क्या आप ठीक कर देंगे? मैंने पूछा। उसने कुछ देर तक हमें अपनी एक आंख से घूरा, जैसे हमारी बातों का नहीं बल्कि हमारे इरादों का अंदाजा लगा रहा हो। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। पैसा लगेगा, उसने कहा। हाँ हाँ, पैसा तो लगेगा ही, आप बस चलकर ठीक कर दीजिए, मैंने जल्दी से कहा। वह अपनी जगह से उठा। उसका शरीर काफी लंबा लेकिन झुका हुआ था। वह बिना कुछ और कहे दुकान के अंदर गया और कुछ औजार एक बोरे में डालने लगा। मैं और कृष्णा बाहर ही खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। मुझे वो जगह और वो आदमी दोनों ही बहुत अजीब लग रहे थे। मेरा मन कह रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ऐसी सुनसान जगह पर सिर्फ एक दुकान का होना और उसका ऐसा अजीब मालिक, ये सब मेरे मन में शक पैदा कर रहा था। कृष्णा भी शायद असहज महसूस कर रहा था। वह बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। टहलते टहलते वह दुकान के पीछे की तरफ चला गया, जहां घना अंधेरा था। मैं उस मैकेनिक पर नजर रखे हुए था। वह अपने काम में लगा था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी वो एक आंख अब भी हम पर ही टिकी है। कुछ ही मिनटों के बाद कृष्णा भागता हुआ मेरे पास आया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। भैया, भैया, वहां पीछे, वह हकला रहा था। क्या हुआ? क्या है पीछे? मैंने घबरा कर पूछा। उसने डरते डरते अपना हाथ खोला। उसकी हथेली पर एक छोटी सी चीज रखी थी। मैंने झुककर देखा। वो एक बच्ची की पायल थी। नहीं, पायल नहीं, पैर में पहनने वाला एक छोटा सा कड़ा जो गांव की बच्चियां पहनती हैं। वो चांदी का था, लेकिन पुराना और काला पड़ चुका था। उस पर बने घुंघरू भी घिस चुके थे। ये तुझे कहाँ मिला? मैंने पूछा। दुकान के पीछे झाड़ियों के पास मिट्टी में आधा दबा हुआ था, उसने कांपती हुई आवाज में बताया। वहां की मिट्टी भी ताजी लग रही थी, जैसे किसी ने हाल ही में खोदा हो। यह सुनकर मेरा खून जम गया। एक बच्ची का कड़ा एक सुनसान जगह पर, ताजी खुदी हुई मिट्टी के पास। मेरे दिमाग में भयानक ख्याल आने लगे। मैंने अपनी बेटी को याद किया। वो भी ऐसे ही चांदी के कड़े पहनती थी। मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। तभी वो मैकेनिक अपने औजारों का बोरा लेकर बाहर आया। उसने हमारी तरफ देखा, फिर कृष्णा की हथेली में रखे उस कड़े पर उसकी नजर गई। एक पल के लिए उसकी सामान्य आंख में एक अजीब सी चमक आई और फिर गायब हो गई। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। चलो, उसने अपनी उसी सपाट आवाज में कहा। मेरा मन उस कड़े के बारे में पूछने का हुआ, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा कि इस आदमी से कुछ भी पूछना खतरे को बुलावा देना है। मेरा एकमात्र मकसद अब बस यहां से जल्द निकलना था। मैंने कृष्णा को इशारा किया कि वो चुप रहे और उस कड़े को अपनी जेब में रख ले। हम तीनों चुपचाप उस अंधेरी सड़क पर वापस अपने ट्रक की ओर चलने लगे। वो मैकेनिक हमसे कुछ कदम आगे चल रहा था। उसकी चाल में कोई आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। जंगल की डरावनी आवाजें अब और भी तेज हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हर पेड़ के पीछे से कोई हमें देख रहा है। वो 2 किलोमीटर का रास्ता मुझे 20 किलोमीटर जैसा लंबा लगा। ट्रक के पास पहुंचकर उस मैकेनिक ने बिना एक शब्द कहे अपना काम शुरू कर दिया। उसकी ताकत और फुर्ती देखकर मैं हैरान था। जिस जैक को हम दोनों मिलकर नहीं लगा पा रहे थे, उसे उसने अकेले ही बड़ी आसानी से लगा दिया। उसने कुछ ही मिनटों में पंचर टायर को बाहर निकाला और उसे ठीक करने लगा।
मैं और कृष्णा चुपचाप खड़े उसे देखते रहे। हमारे दिलों में एक ही प्रार्थना थी कि यह काम जल्दी खत्म हो और हम यहां से निकलें। काम खत्म करने के बाद उसने अपने औजार समेटे। मैंने उससे पूछा, कितने पैसे हुए? उसने एक रकम बताई जो सामान्य से काफी ज्यादा थी, लेकिन उस वक्त मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं थी। मैंने बिना कोई सवाल किए उसे पैसे निकाल कर दे दिए। उसने पैसे लिए, उन्हें अपनी जेब में रखा और एक बार फिर हमें अपनी उस एक आंख से घूरा। उसकी सफेद आंख अंधेरे में हल्की सी चमक रही थी। फिर वह मुड़ा और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पर वापस चल दिया। देखते ही देखते उसका लंबा झुका हुआ शरीर अंधेरे में गायब हो गया। हमने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मैंने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और उसे हाईवे पर ले आया। कृष्णा कांपते हुए मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गया। मैंने ट्रक को जितनी तेजी से हो सकता था भगाना शुरू कर दिया। मैंने अनजाने में ही साइड मिरर में देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत दूर सड़क के मोड़ पर उसी दुकान के सामने कोई खड़ा है, एक लंबा साया जो हमें ही देख रहा है। मैंने तुरंत अपनी नजरें सामने सड़क पर गड़ा दी। हम उस जगह से बहुत दूर आ चुके थे, लेकिन केबिन के अंदर एक भारी खामोशी छाई हुई थी। बाहर की ठंडी हवा से ज्यादा ठंडक हमारे दिलों में थी। कृष्णा ने अपनी जेब से वो कड़ा निकाला और उसे चुपचाप देखने लगा। उस छोटी सी बेजान चीज में न जाने कितनी कहानियां और कितना दर्द छिपा था। उस टायर की दुकान का भयानक अनुभव हमें बुरी तरह से डरा गया था। यह सिर्फ एक पंचर ठीक करवाने की घटना नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। उस जंगल ने, उस अंधेरे ने, उस एक आंख वाले रहस्यमयी मैकेनिक ने हमें यह बता दिया था कि यह सफर उतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे थे। हवा में घुली बेचैनी अब हमारे ट्रक के केबिन के अंदर आकर बैठ चुकी थी और हमें नहीं पता था कि असली खतरा तो अभी आगे हमारा इंतजार कर रहा था। यह तो सिर्फ उस खौफनाक रात की शुरुआत थी, एक ऐसी रात जो हमारे खून से लिखी जाने वाली थी। उस एक आंख वाले मैकेनिक और उसकी दुकान को पीछे छोड़े हुए हमें लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। ट्रक अपनी पूरी रफ्तार से अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन हमारे अंदर का अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। केबिन के अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जिसे सिर्फ डीजल इंजन की गड़गड़ाहट और टायरों की आवाज ही तोड़ रही थी। कृष्णा, जो आमतौर पर चुप रहने वालों में से नहीं था, अब अपनी सीट पर सिमट कर बैठा था। उसकी नजरें बार बार अपनी मुट्ठी पर जा रही थी, जिसमें उसने उस बच्ची का चांदी का कड़ा भींच रखा था। उस छोटी सी चीज ने हमारे और इस जंगल के बीच एक अनकहा डरावना रिश्ता बना दिया था। मेरा ध्यान पूरी तरह से सड़क पर था, लेकिन मेरा दिमाग किसी उलझे हुए धागे की तरह उन्हीं ख्यालों में फंसा हुआ था। वो सुनसान दुकान, वो एक आंख वाला मैकेनिक, उसकी अजीब हरकतें और सबसे बढ़कर वो कड़ा और पास की ताजा खुदी हुई मिट्टी, ये सब मिलकर मेरे दिल में एक ऐसा डर पैदा कर रहे थे जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। क्या वो मैकेनिक कोई अपराधी था? क्या उसने किसी बच्ची के साथ कुछ गलत करके उसे वहां दफना दिया था? या फिर मामला कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो मेरी सोच और समझ से भी परे था। मैंने अपनी जिंदगी में कई तरह के लोग देखे थे, अच्छे भी और बुरे भी, लेकिन उस आदमी की आंखों में जो खालीपन था वो किसी इंसान का नहीं हो सकता था। भैया, आपको क्या लगता है वो कौन था? कृष्णा ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज में अब भी डर साफ झलक रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता कृष्णा, लेकिन जो भी था सही नहीं था। हमें बस इस जंगल से जल्द बाहर निकलना है। अब चाहे कितनी भी भूख लगे या नींद आए, हम किसी बड़ी और भीड़ भाड़ वाली जगह पर पहुंचने से पहले कहीं नहीं रुकेंगे। कृष्णा ने धीरे से सिर हिलाया। उसने जेब से वो कड़ा निकाला और उसे डैशबोर्ड पर रख दिया। अंधेरे में भी वो पुरानी चांदी हल्की हल्की चमक रही थी, जैसे किसी की खोई हुई आत्मा की निशानी हो। रात अब पूरी तरह से अपनी स्याही बिखेर चुकी थी। चांद भी बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जिससे अंधेरा और भी घना और डरावना लग रहा था। अब हमारी गाड़ी एक ऐसे रास्ते से गुजर रही थी जो पहले से भी ज्यादा घने जंगल के बीचों बीच था। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ों की दीवारें खड़ी थीं, जिनकी शाखाएं आपस में मिलकर सड़क के ऊपर एक अंधेरी सुरंग बना रही थीं। ट्रक की हेडलाइट्स उस सुरंग में जहां तक जाती थीं, बस वहीं तक दुनिया दिखती थी। उसके आगे और पीछे सिर्फ अथाह अंधेरा था। थकान अब हम पर फिर से हावी होने लगी थी। दिन भर की ड्राइविंग और फिर पंचर की मशक्कत ने मेरे शरीर को तोड़ दिया था। मेरी पलकें भारी हो रही थीं। कृष्णा भी ऊँग रहा था। मैं खुद को जगाए रखने के लिए जोर जोर से अपनी जांघ पर हाथ मार रहा था,
तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में हमें आगे सड़क के किनारे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। दो छोटी छोटी पीली बत्तियां जो एक लय में जल बुझ रही थीं। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, हमने देखा कि वो एक पुरानी कार की हैजर्ड लाइट्स थीं, जो सड़क से थोड़ी नीचे कच्ची जमीन पर खड़ी थी। और उस कार के सामने सड़क पर एक आदमी खड़ा था, जो हमें देखकर पागलों की तरह अपने दोनों हाथ हिला रहा था। मेरा दिल मुंह को आ गया। उस टायर वाले अनुभव के बाद मेरा दिल किसी भी अजनबी को देखकर दहल जाता था। इस भयानक रात में, इस घने जंगल के बीचों बीच एक खराब गाड़ी और मदद मांगता एक आदमी, यह सब बहुत अजीब था। मेरी छठी इंद्री मुझे खतरे का संकेत दे रही थी। मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी। कृष्णा की भी नींद खुल चुकी थी। कोई मुसीबत में लग रहा है भैया, उसने कहा। कुछ भी हो, हम रुकेंगे नहीं, मैंने सख्ती से कहा। नीचे मत उतरना, जो भी है गाड़ी में ही बैठे रहो। हम धीरे धीरे उस आदमी के पास से गुजरने लगे। वह हमारी तरफ दौड़ता हुआ आया और ट्रक के सामने खड़ा हो गया। मुझे मजबूरन ब्रेक लगाने पड़े। गाड़ी उस आदमी से कुछ ही फीट की दूरी पर जाकर रुकी। भगवान के लिए रुको, मदद करो। वह आदमी हमारे ड्राइवर साइड वाले दरवाजे को पीटते हुए चिल्ला रहा था। मैंने शीशा थोड़ा सा नीचे किया। क्या बात है, क्यों रोक रहे हो? मेरी आवाज में रूखापन था। भाई साहब, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, उसने हांफते हुए कहा। मैं अपनी पत्नी और बीमार बेटी के साथ हूं। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, उसे तेज बुखार है। आगे कुछ किलोमीटर दूर ही एक गांव है जहां एक डॉक्टर बैठता है। प्लीज हमें वहां तक छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में बेबसी। एक पल के लिए मेरा दिल पसीजा, लेकिन मेरे दिमाग की बत्तियां जल रही थीं। टायर की दुकान, वो कड़ा, यह सब एक चेतावनी थी। क्या यह एक और जाल था? क्या ये लोग लुटेरे थे? हम किसी को नहीं बिठा सकते, हमारी गाड़ी में माल लदा है, मैंने झूठ बोलते हुए कहा। मैं आपको पैसे दूंगा, जितने आप कहेंगे, वह गिड़गिड़ाया। बस मेरी बच्ची को बचा लो, अगर उसे कुछ हो गया तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। देखो, मेरी पत्नी भी वहीं बैठी है। उसने अपनी कार की तरफ इशारा किया। मैंने देखा कार की पिछली सीट पर एक औरत बैठी थी, जिसने शायद साड़ी के पल्लू से अपना मुंह ढक रखा था। उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था जो कंबल में लिपटा हुआ था। मैं दुविधा में था। मेरा दिमाग कह रहा था कि यह खतरा है, यहां से तुरंत निकल जाओ। लेकिन मेरा दिल एक बाप का था। मेरी अपनी बेटी का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। अगर मैं ऐसी किसी मुसीबत में होता तो? तभी कृष्णा ने मेरे कान में फुसफुसाया, भैया, हम इन्हें ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? देखो तो कितनी लाचार हैं, और साथ में एक बीमार बच्ची भी है। अगर इनकी कहानी सच हुई तो हम एक बीमार बच्ची को मरने के लिए इस जंगल में नहीं छोड़ सकते। यह बहुत बड़ा पाप होगा। गांव ज्यादा दूर भी तो नहीं है। हम इन्हें छोड़कर तुरंत आगे निकल जाएंगे। क्या पता इनकी मदद करने से हमारा रास्ता साफ हो जाए और वो मनहूस साया भी कट जाए। कृष्णा की बातों ने मुझे फिर से दुविधा में डाल दिया। एक तरफ मेरा डरा हुआ मन था और दूसरी तरफ मेरा ज़मीर। किसी बेबस को इस हाल में छोड़कर आगे बढ़ जाना मुझे भी सही नहीं लग रहा था। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा था। शायद ये सच में मुसीबत में थे। आखिरकार मेरे ज़मीर ने मेरे डर को हरा दिया। मैंने एक गहरी सांस ली और उस आदमी से कहा, ठीक है, बैठ जाओ, लेकिन सिर्फ तुम्हारी पत्नी और बच्ची बैठेगी। तुम यहीं अपनी गाड़ी के पास रुको। मैं अब भी पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहता था। यह सुनकर उस आदमी के चेहरे पर निराशा छा गई। नहीं साहब, मैं अपनी पत्नी और बच्ची को अकेले कैसे भेज दूं? इस जंगल में मैं अकेला क्या करूंगा? प्लीज मुझे भी साथ ले चलिए, हम तीनों ज्यादा जगह नहीं लेंगे। कृष्णा ने फिर से मुझसे विनती की, भैया प्लीज मान जाइए। मैं हार गया। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। ठीक है, जल्दी बैठो, मैंने भारी मन से कहा। यह सुनकर उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी राहत दिखाई दी। उसने जल्दी से अपनी कार का दरवाजा खोला और अपनी पत्नी को बाहर निकाला। उसकी पत्नी ने अब भी अपना चेहरा ढंका हुआ था और वह बिना एक शब्द बोले चुपचाप चल रही थी। कंबल में लिपटा बच्चा उसके सीने से लगा हुआ था। वे तीनों हमारे केबिन में आकर बैठ गए। वो आदमी मेरे और कृष्णा के बीच में बैठ गया और उसकी पत्नी बच्चे को लेकर कृष्णा के बगल वाली सीट पर दरवाजे से सटकर बैठ गई। उनके बैठते ही केबिन के अंदर का माहौल अचानक से बदल गया। एक अजीब सी ठंडक और भारीपन महसूस होने लगा, जैसे किसी ने सारी हवा बाहर खींच ली हो। एक भीनी भीनी मीठी लेकिन सड़ी हुई सी गंध हवा में घुल गई। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। अब गाड़ी की रफ्तार पहले से कम थी। हम उस गांव के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर तक हम सब चुपचाप बैठे रहे। फिर मैंने खामोशी तोड़ने के लिए पूछा, भाई साहब, आपका नाम क्या है?
सुरेश, उसने जवाब दिया, और यह मेरी पत्नी राधा है। राधा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस मूर्ति की तरह बैठी रही। गांव का नाम क्या है? मैंने अगला सवाल किया। उसने कुछ ऐसा नाम बताया जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। बस आगे मोड़ के बाद ही है, ज्यादा दूर नहीं, उसने कहा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, केबिन के अंदर की ठंडक बढ़ती जा रही थी। मैंने हीटर की तरफ देखा, वो बंद था। फिर यह ठंडक कहां से आ रही थी? कृष्णा ने बच्चे की तरफ देखकर सुरेश से पूछा, क्या हुआ है बिटिया को? बस कल से तेज बुखार है और कुछ खा पी भी नहीं रही, सुरेश ने कहा। कृष्णा ने अपने झोले से बिस्कुट का एक पैकेट निकाला और राधा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, भाभी जी, इसे एक बिस्कुट खिलाकर देखिए, शायद खा लें। जैसे ही कृष्णा ने बिस्कुट का पैकेट आगे बढ़ाया, राधा ने एक झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपने बच्चे को और कसकर सीने से लगा लिया। पल्लू के अंदर से उसकी आंखें एक पल के लिए चमकी और उनमें दया या कृतज्ञता नहीं, बल्कि खौफ था, एक गहरा अनजाना खौफ। यह देखकर हम दोनों को बहुत अजीब लगा। सुरेश ने बात को संभालते हुए कहा, नहीं भाई साहब, वो कुछ नहीं खाएगी, आप रहने दीजिए। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स में देखा। हम लगभग 10-15 किलोमीटर आगे आ चुके थे, लेकिन दूर दूर तक किसी गांव का कोई नामो निशान नहीं था। अंधेरा और जंगल और भी घना होता जा रहा था। मेरा शक अब यकीन में बदलने लगा था। मैंने सीधे सीधे सुरेश से पूछा, भाई साहब, आपने तो कहा था कि गांव बस थोड़ी ही दूर है, हम तो काफी आगे आ चुके हैं, आपका गांव अभी तक क्यों नहीं आया? मेरी बात सुनकर सुरेश धीरे धीरे हंसने लगा। वो एक सूखी और डरावनी हंसी थी जो केबिन में गूंज रही थी। उसने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। हेडलाइट की हल्की रोशनी जो केबिन में आ रही थी, उसमें मैंने देखा कि उसकी आंखों में अब वो बेबसी नहीं थी, उनमें एक क्रूर चमक थी। उसने अपनी उसी डरावनी हंसी के साथ कहा, पहुंच गए भाई साहब, बस पहुंच ही गए। तुम दोनों ठीक वहीं पहुंच गए हो जहां तुम्हें होना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर मेरे शरीर का सारा खून जम गया। स्टीयरिंग पर मेरी पकड़ कांपने लगी। मुझे यह समझने में एक पल भी नहीं लगा कि हमने उस टायर की दुकान से बचकर एक और बड़ी और शायद आखिरी गलती कर दी है। हम किसी इंसान को नहीं, बल्कि किसी भयानक बला को अपनी गाड़ी में बिठाकर मौत की ओर बढ़ रहे थे। मैंने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, पर मेरा दिल जानता था कि मैंने ट्रक का दरवाजा सिर्फ 3 अजनबियों के लिए नहीं, बल्कि अपनी बर्बादी के लिए खोला था। पहुंच गए भाई साहब, बस पहुंच ही गए। तुम दोनों ठीक वहीं पहुंच गए हो जहां तुम्हें होना चाहिए। सुरेश के मुंह से निकले ये शब्द किसी झर बुझे तीर की तरह मेरे कानों में घुसे और मेरे पूरे जिस्म में फैल गए। एक पल के लिए मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। स्टीयरिंग पर मेरे हाथ कांपते हुए जम गए। ट्रक अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे समय रुक गया है। बगल में बैठा कृष्णा पत्थर की मूर्ति बन चुका था। उसका चेहरा डर के मारे चादर की तरह सफेद पड़ गया था और उसकी आंखें उस आदमी पर टिकी थीं जिसमें अब उसे अपनी मौत नजर आ रही थी। मेरे दिमाग में पहला ख्याल ट्रक को रोकने का आया, उसे धक्का देकर बाहर फेंकने का, ब्रेक लगाकर गाड़ी को सड़क से नीचे उतार देने का, कुछ भी करने का जिससे हम इस बला से बच सकें। लेकिन डर ने मेरे शरीर को ऐसे जकड़ लिया था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। हमारे इस खौफ को देखकर सुरेश के चेहरे पर वही खाली और डरावनी मुस्कान और भी गहरी हो गई। अब उसकी आवाज में वो बेबसी और लाचारी नहीं थी। एक गहरी खुरदरी और मजाक उड़ाती हुई आवाज केबिन में गूंजी। कितने मूर्ख हो तुम इंसान, उसने कहा, जैसे वो मेरे मन की बातें पढ़ सकता हो। हर बार एक ही गलती करते हो। तुम्हारी यही दया तुम्हें हर बार मौत के मुंह में ले आती है। उस एक आंख वाले ने तो तुम्हें चेतावनी दी थी, है ना? वो कड़ा, वो एक निशानी थी तुम्हारे जैसे पहले आए मूर्खों की। लेकिन नहीं, तुम्हें तो पुण्यात्मा बनना था। उसकी बात सुनते ही हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई। तो वो टायर वाला मैकेनिक, वो भी इन्हीं में से एक था। यह सब एक सोची समझी साजिश थी। वो पंचर होना कोई हादसा नहीं था, वो हमें परखने का, हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए चिन्हित करने का एक तरीका था। हम एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जिसे बहुत ही शातिर तरीके से बुना गया था। क्या चाहते हो तुम लोग? पैसा चाहिए? जो भी है सब ले लो, बस हमें जाने दो, कृष्णा ने आखिरकार कांपती हुई आवाज में कहा। उसकी आवाज में मौत का डर साफ था। सुरेश जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें किसी भी इंसानियत की झलक नहीं थी। पैसा? हम पैसे का क्या करेंगे? हमें तो कुछ और चाहिए, कुछ ऐसा जो सिर्फ तुम जैसे जिंदा इंसानों के पास होता है। यह कहते हुए उसने अपनी नजरें कृष्णा के बगल में बैठी अपनी पत्नी राधा पर डाली।
राधा ने धीरे से अपने सिर पर रखा पल्लू नीचे गिरा दिया। अंधेरे में उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जो भी दिख रहा था वो किसी औरत का चेहरा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा लंबा और सूखा हुआ था, त्वचा पीली और आंखों की जगह दो गहरे गड्ढे थे जिनमें से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। उसने अपने होंठ खोले तो देखा कि उसके दांत सामान्य इंसानों जैसे नहीं बल्कि सुई की तरह नुकीले थे। कृष्णा की चीख निकलने ही वाली थी कि सुरेश ने अपना हाथ बढ़ाकर उसका मुंह दबा दिया। चुप, बिल्कुल चुप, खेल अभी शुरू हुआ है। मेरे अंदर का डर अब गुस्से और जिंदा रहने की छटपटाहट में बदल रहा था। मैंने अपने दिमाग को हरकत में लाने की कोशिश की। मैंने सोचा कि अगर मैं ट्रक की रफ्तार और तेज कर दूं और सामने किसी पेड़ से टकरा दूं तो शायद हम बच जाएं। कम से कम इनके हाथ तो नहीं आएंगे। जैसे ही मेरे दिमाग ने यह समझा और मैंने खुद को हरकत में लाने की कोशिश की, एक अनहोनी और हो गई। कंबल में लिपटा वो बच्चा जिसे राधा ने अपनी गोद में पकड़ रच रखा था, अचानक हिलने लगा। कंबल के अंदर से एक धीमी घर घराने की आवाज आई। लगता है मुन्ना जाग गया, सुरेश ने अपनी घिनौनी मुस्कान के साथ कहा। उसे भूख लगी है, बहुत देर से भूखा है बेचारा। कृष्णा, जो सुरेश की पकड़ में था, डर के मारे छटपटा रहा था। उसकी नजरें उस कंबल पर टिकी थीं जिसमें अब तेजी से हरकत हो रही थी। राधा ने उस कंबल को और कसकर पकड़ डाल लिया, जैसे अंदर कोई जंगली जानवर कैद हो। अब मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मैंने अपने पैर को पूरी ताकत से एक्सीलरेटर पर दबा दिया। ट्रक का इंजन दहाड़ा और गाड़ी की रफ्तार अचानक से बहुत तेज हो गई। मैं स्टीयरिंग को बेतहाशा घुमाकर ट्रक को सड़क पर लहराने लगा, इस उम्मीद में कि संतुलन बिगड़ने से ये लोग गिर जाएंगे या मुझे कोई मौका मिल जाएगा। बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहा है, सुरेश गरजा। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक को लगभग 100 की रफ्तार पर पहुंचाया, इंजन अचानक से खांसने लगा। 1, 2, 3 झटके लगे और फिर वह पूरी तरह से बंद हो गया। हेडलाइट्स एक पल के लिए झिलमिलाईं और फिर बुझ गईं। एक झटके में हम उस घने चलते हुए अंधेरे में डूब गए। बाहर चांद की जो हल्की फुल्की रोशनी थी वो भी पेड़ों की घनी छत से छनकर हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। हमारा ट्रक उस वीरान सड़क के बीचों बीच एक लोहे के ताबूत की तरह खड़ा हो गया, जिसकी चाबी अब हमारे पास नहीं थी। केबिन के अंदर अब मौत जैसा सन्नाटा था, जिसे सिर्फ हमारी तेज चलती सांसों और दिल की धड़कनों की आवाज ही तोड़ रही थी। सुरेश ने कृष्णा का मुंह छोड़ दिया था। शायद उसे पता था कि अब हमारे भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं कांपते हुए हाथों से डैशबोर्ड पर रखे उस चांदी के कड़े को टटोलने लगा। वो अब भी वहीं था, एक बेजान चीज जो हमारे भयानक अंत की गवाह बनने वाली थी। और फिर उस घोर अंधेरे में कंबल के अंदर से एक ऐसी आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसे मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। वो किसी बच्चे के रोने या खांसने की आवाज नहीं थी। वो हड्डियों के छटकने और मांस के खींचने की एक धीमी घिनौनी आवाज थी, जैसे कोई चीज जो बहुत देर से एक छोटी सी जगह में कैद थी, अब धीरे धीरे अपने असली रूप में आ रही थी, अपने अंगों को फैला रही थी। उस आवाज ने हमें बता दिया कि गांव, डॉक्टर, बीमारी, यह सब एक झूठ था, एक भयानक नाटक था जिसका पर्दा अब गिर चुका था। हमारा सफर खत्म हो चुका था और शिकार का खेल अब शुरू होने वाला था। उस घोर अंधेरे में कंबल के अंदर से आती हड्डियों के छटकने और मांस के खींचने की वो धीमी घिनौनी आवाज, वो आवाज नहीं, मौत का संगीत था। मेरे और कृष्णा के लिए बजाया गया आखिरी संगीत। हम दोनों अपनी अपनी सीटों पर ऐसे जम गए थे जैसे हमारे शरीरों में खून की जगह पत्थर भर गया हो। बाहर घना जंगल था और अंदर हमारे ठीक बगल में कोई शैतानी चीज अपने असली रूप में आ रही थी। भागने के सारे रास्ते बंद थे। हमारा ट्रक अब एक गाड़ी नहीं बल्कि एक चलता फिरता ताबूत बन चुका था। सन्नाटे को तोड़ते हुए सुरेश की धीमी सी आवाज गूंजी, देखो, देखो अपनी मौत को। ये वो भूख है जो सदियों से इस जंगल में भटक रही है और आज तुम दोनों इसका भोजन बनोगे। कंबल के अंदर की हरकत अब और तेज हो गई थी। एक अजीब गीली और सड़ांध भरी गंध केबिन में फैलने लगी, जैसे किसी जानवर की लाश गल रही हो। कृष्णा डर के मारे रोने लगा था। उसकी दबी दबी सिसकियां उस भयानक माहौल को और भी डरावना बना रही थी। मुझे कुछ करना था। अगर मरना ही है तो लड़कर मरेंगे। मैंने अपनी सीट के नीचे रखे लोहे के भारी भरकम औजार रिंच को याद किया, जिसे मैं हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए रखता था। लेकिन उसे निकालने के लिए मुझे हिलना पड़ता, और हिलने का मतलब था उन शैतानों का ध्यान अपनी ओर खींचना। तभी
शायद भगवान ने ही हमारी आखिरी चीख सुनने के लिए एक पल की रोशनी दी। बादलों का एक छोटा सा टुकड़ा हटा और चांद की एक बीमार पीली सी रोशनी ड्राइवर साइड की खिड़की से छनकर अंदर आई। वो रोशनी सिर्फ कुछ सेकंड के लिए थी, लेकिन उन कुछ सेकंडों में हमने जो देखा उसने हमारी आत्मा को सुखा कर रख दिया। कंबल अब जमीन पर पड़ा था और उसकी जगह राधा की गोद में जो चीज बैठी थी वो कोई बच्चा नहीं था, वो कोई कीड़ा था, एक इंसानी कीड़ा। उसके हाथ और पैर इंसानों की तरह ही थे, लेकिन वे बेतहाशा लंबे और पतले थे, जैसे मकड़ी के पैर हों, और वे अजीब कोणों पर मुड़े हुए थे। उसकी गर्दन भी किसी पक्षी की तरह लंबी थी और उसका सिर एक छोटे से तरबूज जैसा था जिस पर कोई बाल नहीं थे। आंखें और नाक की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और उसका मुंह एक कान से दूसरे कान तक फैला हुआ एक चीरा था, जिसमें से एक लंबी सांप जैसी जीभ बार बार बाहर निकल रही थी। वो मंजर देखते ही कृष्णा की दबी हुई सिसकी एक भयानक चीख में बदल गई। उसकी चीख सुनते ही सुरेश और राधा दोनों एक साथ हरकत में आए। सुरेश ने आगे बढ़कर मेरा गला दबाने की कोशिश की, जबकि राधा ने उस भयानक जीव को एक तरफ खिसकाकर कृष्णा पर झपट्टा मारा। अचानक हुए इस हमले ने मुझे मेरे डर से बाहर निकाल दिया। मेरे अंदर का ड्राइवर नहीं, एक बाप जागा, एक पति जागा जो अपने परिवार के लिए जिंदा रहना चाहता था। मैंने अपनी पूरी ताकत से सुरेश को धक्का दिया और नीचे झुककर पाना उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ पाना से टकराया। मैंने उसे मजबूती से पकड़ लिया। छोड़ उसे शैतान! मैं अपनी पूरी ताकत से चीखा और अंधेरे में अंदाजा लगाकर पाना को सुरेश की तरफ घुमाया। पाना सीधा उसके कंधे पर जाकर लगा। उसके मुंह से दर्द भरी एक कराह निकली। चोट लगते ही मुझ पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। दूसरी तरफ कृष्णा और राधा के बीच हाथापाई हो रही थी। कृष्णा अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा था। अब केबिन के उस तंग से हिस्से में एक भयानक जंग शुरू हो गई थी। वो शैतान हम पर हमला करते और हम दोनों हाथ पैर चलाकर और पाना से वार करके खुद को बचाने की कोशिश करते। केबिन के अंदर चीजें इधर उधर गिरने लगी। तभी वो मकड़ी जैसा जीव, जिसे सुरेश मुन्ना कह रहा था, अपनी लंबी टांगों पर खड़ा हुआ। वह बड़ी तेजी से छत की तरफ चढ़ा और फिर वहां से उसने कृष्णा पर छलांग लगा दी। उसके पतले लेकिन मजबूत पंजों ने कृष्णा के हाथ को जकड़ लिया। कृष्णा के मुंह से दर्द और डर से भरी एक ऐसी चीख निकली जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। कृष्णा! मैं चिल्लाया। मैंने देखा कि वो जीव कृष्णा के हाथ पर अपना लंबा चीरे जैसा मुंह गड़ाने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ गया था कि अगर इसे नहीं रोका तो यह कृष्णा को मार डालेगा। मैंने आव देखा न ताव और पाना से उस जीव के सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। एक तेज छटाक की आवाज आई। मेरे वार से उसका सिर एक तरफ घूम गया और उसके मुंह से किसी कीड़े जैसी एक तेज तीखी किर्र की आवाज निकली। उसने तुरंत कृष्णा का हाथ छोड़ दिया और फुर्ती से वापस राधा की तरफ हट गया। मैं समझ गया था कि हम इस लोहे के डिब्बे के अंदर ज्यादा देर तक इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी मौत यकीनी थी। यहां एक एक इंच के लिए लड़ना पड़ रहा था। बाहर निकल कृष्णा, भाग! मैं चीखा। मैंने अपने पैर से पूरी ताकत से अपने दरवाजे पर लात मारी। 2-3 लातों के बाद दरवाजे का लॉक टूट गया और वह खुल गया। कृष्णा, जिसके हाथ से खून बह रहा था, उसने भी हिम्मत दिखाई और अपनी तरफ का दरवाजा धकेल कर खुद को बाहर गिरा दिया। जैसे ही कृष्णा बाहर कूदा, मैंने भी पाना कसकर पकड़ा और ट्रक से बाहर छलांग लगा दी। हम दोनों अब सड़क पर खड़े थे, हाँफ रहे थे और बुरी तरह से डरे हुए थे। हमारे कपड़े फट चुके थे और शरीर पर कई खरोंचें थीं। हम लोहे के ताबूत से बाहर तो आ गए थे, लेकिन अब हम उनकी दुनिया में खड़े थे, उस खौफनाक खामोश जंगल में जहां भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही पलों के बाद ट्रक के केबिन से वो तीनों शैतान बाहर निकले। पहले सुरेश, फिर राधा और उनके पीछे वो लंबा मकड़ी जैसा जीव। अब उन्हें अपना रूप छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। चांद की हल्की रोशनी में सड़क पर खड़े उनके साए भी किसी बुरे सपने जैसे लग रहे थे। सुरेश और राधा अब पूरी तरह से बदल चुके थे। उनकी खाल पीली और सूखी लग रही थी और उनकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। और उनके बीच में खड़ा वो जीव, वो अपनी पतली टांगों पर खड़ा धीरे धीरे हिल रहा था और लगातार वो किर्र किर्र की आवाज निकाल रहा था। उसे देखकर किसी की भी रूह फना हो जाए। हम दोनों एक दूसरे से पीठ सटाकर खड़े हो गए। मेरे हाथ में बस वो एक लोहे का पाना था और कृष्णा के हाथ से लगातार खून बह रहा था। हमारे सामने हमारी मौत खड़ी थी,
और वह मुस्कुरा नहीं रही थी, बल्कि हमें अपनी भूखी नजरों से तौल रही थी, ये फैसला करते हुए कि हम में से किसका शिकार पहले किया जाए। हम दोनों एक दूसरे से पीठ सटाए उस वीरान सड़क पर खड़े थे। मेरे हाथ में वो भारी पाना किसी बेजान खिलौने जैसा लग रहा था, और कृष्णा के हाथ से रिसता हुआ खून अंधेरे में भी मेरे पैरों के पास एक धब्बे की शक्ल ले चुका था। हमारे सामने खड़े वो तीनों शैतान तुरंत हमला करने की बजाय हमारे साथ एक मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे थे। वे हमें हमारे डर में डूबते हुए देखना चाहते थे। तभी हमारे चारों ओर मौजूद घने जंगल के अंधेरे में से एक आवाज आई। वो एक बच्चे के हंसने की आवाज थी, एक मीठी खिलखिलाती हुई हंसी। लेकिन उस हंसी में कोई मासूमियत नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी। वो एक खोखली डरावनी हंसी थी जो कानों में चुभ रही थी। एक पल वो दाईं ओर से आती तो अगले ही पल बाईं ओर से। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल, हर पेड़, हर पत्ता हम पर हंस रहा हो, हमारी बेबसी का मजाक उड़ा रहा हो। वो हंसी सुनते ही सड़क पर खड़े सुरेश और राधा के चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान फैल गई, और वो मकड़ी जैसा जीव भी अपनी किर्र किर्र की आवाज निकालने लगा। तब हमारी समझ में आया, वो टायर की दुकान, ये परिवार, ये सब सिर्फ एक चारा था हमें इस जगह पर लाने का। और ये जगह, ये इन शैतानों का अड्डा था, इनका घोंसला था। वो बूढ़ी औरत की तरह अकेली नहीं थी, उसके जैसे और भी न जाने कितने ही शैतान उस जंगल के अंधेरे में छिपे हुए थे, और हम उनके बीचों बीच फंस चुके थे। मुझे पता था कि अगर हम यहीं खड़े रहे तो डर ही हमें मार डालेगा। वो हंसी हमारे हौसले को तोड़ने का काम कर रही थी। कृष्णा डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। भैया, ये आवाजें, वह हकलाया। चुप रह कृष्णा, हिम्मत रख, मैंने कहा, हालांकि मेरी खुद की हिम्मत जवाब दे रही थी। तभी सुरेश और राधा धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगे। उनके कदम बहुत धीमे थे, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को डराकर थकाना चाहता हो। मेरा दिमाग तेजी से कोई रास्ता तलाश रहा था। हम इस खुली सड़क पर इन शैतानों के झुंड से नहीं जीत सकते थे। हमें छिपने के लिए, अपनी रक्षा के लिए कोई जगह चाहिए थी। तभी मेरी नजर हमारे ट्रक पर पड़ी। वो लोहे का बेजान डिब्बा जो कुछ देर पहले तक एक जाल लग रहा था, अब मुझे इस जहन्नुम में एकमात्र किला नजर आ रहा था। इंजन भले ही बंद था, लेकिन उसका फौलादी ढांचा हमें कुछ देर के लिए तो इन शैतानों से बचा ही सकता था। मैंने कृष्णा के कान में फुसफुसाते हुए हांफती हुई आवाज में कहा, कृष्णा, ट्रक तक पहुंचना है, किसी भी तरह अंदर, वही हमारा आखिरी सहारा है। उसे मेरी योजना समझ आ गई। उसने कमजोरी से सिर हिलाया। ये एक जानलेवा दौड़ होने वाली थी। मैंने कृष्णा को अपनी पीठ और पाने के बीच एक तरह से ढाल बनाकर ट्रक की ओर धकेलना शुरू किया। चल कृष्णा, भाग, मैं चीखा। हम दोनों ने अपनी बची खुची ताकत बटोरकर ट्रक की ओर दौड़ लगा दी। यह हमारे जीवन की सबसे भयानक दौड़ थी। वो शैतान समझ गए थे कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वे चारों तरफ से हम पर टूट पड़े। सुरेश और राधा ने हमें पकड़ने की कोशिश की तो वो मकड़ी जैसा जीव अपनी लंबी टांगों से हमें गिराने के लिए दौड़ा। जंगल से आती वो हंसी अब और भी तेज और उन्मादी हो गई थी। किसी के नुकीले पंजों ने मेरी पीठ पर एक गहरी लकीर खींच दी तो किसी ने कृष्णा के पैर को पकड़ लिया, जिसे उसने झटक कर छुड़ाया। हम गिरते पड़ते एक दूसरे को खींचते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर एक कदम एक जंग की तरह था। ट्रक जो हमसे सिर्फ 20 कदम दूर था, अब मीलों दूर लग रहा था। आखिरकार हम ट्रक के दरवाजे तक पहुंच गए। मैंने कृष्णा को पूरी ताकत से पैसेंजर सीट की ओर धकेला और खुद ड्राइवर सीट की ओर भागा। खोल दरवाजा, मैं चिल्लाया। अंश ने लड़खड़ाते हुए दरवाजा खोला और अंदर गिर पड़ा। मैंने भी अपना दरवाजा खोला और अंदर कूद गया। हमने लगभग एक ही समय पर अपने दरवाजे बंद किए। दरवाजा बंद होने की खटाक की आवाज के साथ ही दर्जनों शैतान हमारे ट्रक से आकर टकराए। हम बच गए थे, लेकिन सिर्फ कुछ पलों के लिए। असली कहर तो अब शुरू हुआ था। हम दोनों अपनी सांसें काबू करने की कोशिश कर रहे थे और बाहर वो शैतान हमारे ट्रक पर चढ़ गए थे। वे दरवाजों पर जोर जोर से हाथ पैर मार रहे थे, खिड़कियों को अपने नुकीले पंजों से खुरच रहे थे। खरोंचों की जैसी आवाज हमारे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। वे हमारे ट्रक को बुरी तरह से हिला रहे थे, जैसे उसे पलट देना चाहते हों। बाहर से आती वो भयानक हंसी, गुर्राहटें, चीखें और खरोंचों की आवाजों ने मिलकर एक ऐसा शोर पैदा कर दिया था जो किसी भी इंसान को पागल कर सकता था। हम उस लोहे के डिब्बे में कैद थे और बाहर मौत नाच रही थी। तभी ड्राइवर साइड की खिड़की के शीशे पर एक जोरदार वार हुआ।
वो मकड़ी जैसा जीव अपनी पूरी ताकत से शीशे पर अपना सिर पटक रहा था। शीशे पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ गईं। एक और बार पड़ा और शीशा चटकने लगा। कृष्णा डर के मारे रोने लगा था। भैया, अब हम नहीं बचेंगे, ये शीशा टूटने वाला है। मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन मेरे खुद के हलक में शब्द सूख गए थे। मुझे अपनी मौत साफ साफ नजर आ रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने परिवार को, अपनी बेटी के चेहरे को याद करने लगा। मैंने मान लिया था कि यह मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। और तभी मैंने उसे देखा। उस घनी अंधेरी और सीधी सड़क पर बहुत दूर एक छोटी सी रोशनी की बिंदु टिमटिमाई। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरे डर का वहम है, मौत से पहले की कोई आखिरी उम्मीद। लेकिन नहीं, वो बिंदु धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वह हिल रहा था। वह हमारी ही तरफ आ रहा था। वो किसी गाड़ी की हेडलाइट्स थी। मेरे अंदर मरी हुई उम्मीद ने अचानक से एक जोरदार अंगड़ाई ली। मेरे ठंडे पड़ चुके खून में जैसे उबाल आ गया। ये हमारा आखिरी मौका था, शायद इकलौता मौका। कृष्णा देख, गाड़ी, मैं खुशी और डर से मिली जुली आवाज में चीखा। लेकिन वो गाड़ी अभी बहुत दूर थी और ये शैतान किसी भी पल शीशा तोड़कर अंदर आ सकते थे। मुझे उस गाड़ी का ध्यान हमारी ओर खींचना था। मैंने कांपते हुए हाथों से ट्रक का हॉर्न बजाने की कोशिश की। इंजन बंद था, लेकिन बैटरी में अभी भी थोड़ी जान बाकी थी। हॉर्न की तेज कर्कश आवाज ने रात की खामोशी और शैतानों के शोर को चीर दिया। मैं पागलों की तरह हॉर्न बजाने लगा। मैंने केबिन की लाइट जलाई बुझाई और अपनी पूरी ताकत से मदद के लिए चीखना शुरू कर दिया। बचाओ, कोई है, मदद करो। मेरी आवाज डर और एक नई जागी हुई उम्मीद से फट रही थी। बाहर खड़े शैतान शायद उन आती हुई रोशनियों से बौखला गए थे। उन्होंने ट्रक पर हमला और तेज कर दिया था। खिड़की का शीशा अब किसी भी पल टूट कर गिर सकता था। हमारी जिंदगी अब दो सवालों पर टिकी थी। क्या वो रोशनी हम तक वक्त पर पहुंच पाएगी और क्या तब तक हम जिंदा बच पाएंगे? खिड़की का शीशा किसी भी पल टूटकर हमारे ऊपर गिर सकता था। बाहर वो शैतान उस आती हुई रोशनी को देखकर जैसे पागल हो गए थे। उनका हमला और भी वहशी हो गया था। हमारी जिंदगी और मौत के बीच का फासला अब सिर्फ कुछ पलों और कुछ गज की दूरी का रह गया था। मैं पागलों की तरह हॉर्न बजाए जा रहा था और मेरी आवाज चीख चीख कर फट चुकी थी। वो हेडलाइट्स अब तेजी से हमारे करीब आ रही थी। वो एक गाड़ी नहीं थी, बल्कि एक बड़ी जीप लग रही थी। जैसे ही वह हमारे ट्रक के पास पहुंची, तेज ब्रेक लगने की आवाज आई और वह हमारे पास आकर रुक गई। वो वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी थी। गाड़ी के रुकते ही उसके दरवाजे खुले और राइफल लिए हुए 3-4 वर्दीधारी अफसर नीचे कूदे। उनकी शक्तिशाली टॉर्चों की तेज रोशनी ने एक साथ उस जगह को दिन की तरह रोशन कर दिया। अचानक इतनी तेज रोशनी, गाड़ी का शोर और इतने सारे इंसानों को एक साथ देखकर वो शैतान बिलबिला उठे। उनके मुंह से दर्द और गुस्से से भरी चीखें निकलने लगी। रोशनी पड़ते ही वे अंधेरे की ओर भागने लगे। सुरेश और राधा पलक झपकते ही जंगल के उस अंधेरे में गायब हो गए जहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो मकड़ी जैसा मुख्य शैतान जो शीशा तोड़ रहा था, जंगल में गायब होने से पहले एक बार घूमकर हमें देखने के लिए रुका। उसकी काली आंखों में इतनी नफरत और गुस्सा था कि उसे देखकर ही हमारा खून जम जाए, और फिर वह भी अंधेरे में समा गया। जंगल से आती वो भयानक हंसी बंद हो गई। खरोंचों की आवाजें थम गईं। अचानक सब कुछ शांत हो गया। बाहर सिर्फ अफसरों के जूतों और उनकी धीमी आवाजों का शोर था। हमारे लिए यह खामोशी किसी जन्नत की तरह थी। तत्काल खतरा टल चुका था। मैं स्टीयरिंग पर सिर रखकर किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। सालों का दबा हुआ दर्द, डर और तनाव आंसुओं के रास्ते बाहर निकल रहा था। एक उम्र दराज अफसर ने हिम्मत करके हमारे ट्रक का दरवाजा खटखटाया। कोई है अंदर? आप लोग ठीक हैं? मैंने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला। जैसे ही अफसर और दूसरे जवानों ने हमारी हालत देखी, वे हैरान रह गए। मैं, जो बुरी तरह से डरा हुआ और पसीने में लथपथ था, और मेरे बगल में कृष्णा, जो खून से लथपथ और लगभग बेहोशी की हालत में था। हमारे ट्रक का टूटा हुआ शीशा और गाड़ी पर पड़े गहरे खरोंचों के निशान खुद ही हमारी कहानी बयां कर रहे थे। क्या हुआ तुम लोगों के साथ? यह हालत कैसे हुई? अफसर ने पूछा। मैंने उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश की। मैंने उन्हें उस एक आंख वाले मैकेनिक के बारे में बताया, उस बच्ची के कड़े के बारे में, सुरेश और उसके परिवार के नाटक के बारे में, और उन भयानक शैतानों के बारे में। मेरी बातें किसी पागल की बड़बड़ाहट जैसी लग रही थीं,
जवान एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। वे शायद सोच रहे थे कि हम सदमे में अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। लेकिन तब उस अफसर ने, जो एक अनुभवी और शांत स्वभाव के व्यक्ति लग रहे थे, जमीन पर पड़े अजीब से निशानों को देखा। वे किसी भी जानवर के पैरों के निशान जैसे नहीं थे। उसने हमारे ट्रक पर पड़े गहरे खरोंचों को देखा, जो किसी भी पत्थर या हथियार से नहीं बनाए जा सकते थे। फिर उसने मेरी आंखों में देखा, जिसमें उसे सिर्फ और सिर्फ सच्चा खौफ नजर आया। उसने अपने जवानों से कहा, इनकी बातों पर हंसो मत। ये जंगल अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं। पुराने लोग इस सड़क के बारे में कई अजीब कहानियां सुनाते हैं। यहां कुछ तो है जो सही नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि कम से कम कोई तो है जो हमें पूरी तरह से पागल नहीं समझ रहा। जवानों ने तुरंत कृष्णा को फर्स्ट एड दिया और उसके जख्मों पर पट्टी बांधी। अफसर ने मुझसे कहा, देखो, तुम इस ट्रक को अभी यहीं छोड़ दो। इसे हम सुबह आकर यहां से निकलवा लेंगे। अभी तुम दोनों का यहां एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं है। मैं अपने ट्रक को कैसे छोड़ देता? वह मेरी जिंदगी भर की कमाई थी, मेरे सपनों का आधार था। लेकिन उस वक्त जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। मैंने हामी में सिर हिला दिया। उन अफसरों ने हमें सहारा देकर अपनी जीप में बिठाया। जैसे ही उनकी गाड़ी आगे बढ़ी, मैंने पीछे मुड़कर अपने ट्रक को देखा। वह अंधेरे में अकेला खड़ा था, मेरी टूटी हुई हिम्मत और बिखरे हुए सपनों का एक खामोश गवाह। उन्होंने हमें पास के ही एक कस्बे के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। कृष्णा का इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि जख्म गहरा है, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है। पुलिस ने भी हमसे पूछताछ की, लेकिन हमने उन्हें सिर्फ इतना बताया कि कुछ लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया था। हम जानते थे कि अगर हम उन्हें सच बताते तो वे हम पर कभी यकीन नहीं करते और शायद हमें ही किसी मुसीबत में फंसा देते। कई दिनों के इलाज के बाद जब कृष्णा को अस्पताल से छुट्टी मिली तो हम दोनों ने वापस अपने गांव उड़ीसा लौटने का फैसला किया। ठेकेदार को फोन करके बता दिया था कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और माल तबाह हो गया है। उसने काफी हंगामा किया, लेकिन हमारी हालत ऐसी नहीं थी कि हम कुछ कर पाते। वापसी का सफर बहुत लंबा और खामोश था। हम दोनों में से किसी ने भी उस रात के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन हम दोनों जानते थे कि हम एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं। गांव वापस लौटकर जिंदगी एक बोझ बन गई थी। कुछ दिनों बाद वन विभाग की मदद से मैं अपना ट्रक वापस ले आया, लेकिन वह अब सिर्फ लोहे का एक ढांचा था। उसकी मरम्मत कराना मेरे बस में नहीं था। मैंने उसे कबाड़ में बेचकर किसी तरह बैंक का कर्ज चुका दिया। मेरी रोजी रोटी, मेरा सपना, सब कुछ उस एक रात में खत्म हो गया था। लेकिन पैसे और ट्रक के नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान हमारी आत्मा को हुआ था। अंश यानी मेरा दोस्त कृष्णा उस हादसे से कभी उबर नहीं पाया। वह रातों को नींद में चीख चीख कर उठ जाता था। उसने गांव से बाहर कदम रखना ही छोड़ दिया। मेरे बचपन का वो हंसता खेलता मजाक करने वाला दोस्त अब एक जिंदा लाश बनकर रह गया था, जो बस चुपचाप एक कोने में बैठा रहता और शून्य में घूरता रहता। और मैंने ट्रक चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी जब मैं किसी ट्रक का हॉर्न सुनता हूं या सड़क पर किसी घने जंगल को देखता हूं, तो मेरे कानों में उस रात की हंसी और वो किर्र किर्र की आवाज गूंजने लगती है। मेरा शरीर कांपने लगता है। लोग हमारी कहानी को वहम या दिमागी सदमा कहते हैं। वे कहते हैं कि शायद हम पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा और डर के मारे हमने कुछ और ही समझ लिया। लेकिन वे गलत हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई वहम नहीं है। ये वो भयानक हकीकत है जिसे मैंने और कृष्णा ने अपनी आंखों से देखा है, अपने जिस्म पर महसूस किया है। ये वो जख्म है जो वक्त के साथ भी कभी नहीं भरेगा। हमने उस रात सिर्फ अपना माल और अपना ट्रक नहीं खोया था, हमने अपनी मासूमियत, अपनी हिम्मत और अपनी जिंदगी का सुकून खो दिया था। और हमें यह भी पता चल गया था कि इस दुनिया में तर्क और विज्ञान से परे एक और दुनिया भी है, एक अंधेरी और खौफनाक दुनिया जो सिर्फ अपना शिकार ढूंढती है। और हम बदनसीब थे कि हम उसके रास्ते में आ गए। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए, तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां मैं आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।